हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज हम लोग हिंदी एक सेशन शुरू कर रहे हैं सर। और हिंदी में सबसे पहला अध्याय आपने देखा होगा वर्णमाला। वर्णमाला से बहुत से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वर्णमाला आप जानते होंगे कि सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। जब हम बोलते हैं वो ध्वनि है, और अगर हम मौखिक रूप से समझे तो ध्वनि है, लिखित रूप से उसे कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे लिखित रूप से जो छोटी सी छोटी इकाई है उसे कहते हैं वर्ण, और मौखिक रूप से ध्वनि है, ठीक है। तो ये होता है, और इन वर्णों को जब सम्मिलित रूप पर ले लिया गया है सारे वर्ण को, उसे कहते हैं वर्णमाला। हम हिंदी पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको पता होगा हिंदी कहीं ना कहीं संस्कृत का अपभ्रंश है, संस्कृत का अपभ्रंश है। तो आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है देवनागरी लिपि। क्यों लिखा है? क्योंकि हम जो लिखते हैं वो किस लिपि में लिखते हैं। बहुत पहले बहुत सारी लिपियां थी, पाली भाषा थी, हम लोग देखते हैं ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी। तो हम किस लिपि का प्रयोग कर रहे हैं? तो हमारी जो संस्कृत है और जो हमारी हिंदी है, इसको किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। एकदम दिमाग में रखेंगे, हिंदी और संस्कृत को देवनागरी लिपि में रखा जाता है। और हिंदी में हम वर्णमाला पर आज डिस्कस करेंगे। हमारा ये पहला क्लास है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? टोटल 52 अक्षर हैं। मैंने पार्ट वाइज लिख भी रखे हैं। अभी मैं सारे एक एक लाइन दिखाऊंगा कि कहां पे कितने वर्ण कौन से हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, सभी लोगों ने पढ़ा है, स्वर और व्यंजन में। ऊपर के जो ये 13 हैं स्वर होते हैं, छोटा आ से लेके आहा तक की बिंदु को स्वर कहा गया है, और का से लेकर के ज्ञा तक कुछ और वर्ण लिए गए हैं जिनको मिलाकर के व्यंजन में रखा गया है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? मैंने यहां पर 13 लिख रखी है, ध्यान से समझिएगा। हिंदी में, मूल हिंदी में स्वरों को 11 माना गया है। मूल हिंदी में स्वरों को 11 माना गया है। केवल औ तक ही लिया जाता है। लिखा तो अंग आहा जाता है, लेकिन संस्कृत में इस अंग और आहा को भी लिया जाता है। तो इसलिए संस्कृत के हिसाब से अगर पूछा जाएगा 13, और हिंदी में मूल रूप से कितने होते हैं? 11, और संस्कृत के में कितने होते हैं? 13 होते हैं भैया, ठीक है। तो अब हम जान गए कि स्वर कितने होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं। ध्यान समझेंगे। पहले हम स्वर पे चर्चा करेंगे, फिर व्यंजन पे चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि 32 कैसे हैं। 13 अक्षर आपने 13 देख रखा होगा, 13 वर्ण ये हो गए स्वर में। यहां पे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, सब में 5-5 अक्षर है, और ये 5 है तो 5 25 ये हो गए। इसमें 2 डा के साथ ढा का एक है जिसको उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, 2 ये तो 25 और 2 27 हो गए। और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, और 4 आपके उष्ण व्यंजन हैं, और बाकी 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। अगर आप इन चारों को जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 3 12, 12 और 2 14, 14 और 25 आपका हो जाएगा 14 और 25 हो गया 39, 39 और 13 52 हो जाएंगे। तो टोटल 52 अक्षर आपके हैं, आपको मैंने गिनवा दिया। 52 अक्षर टोटल हैं। सबको खंड वाइज मैंने लिख रखा है कि अंतस्थ कितने हैं, उष्ण कितने हैं। ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, उष्ण व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, या स्पर्श व्यंजन कितने हैं, उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं, तो सबको मैंने अलग अलग इंडिकेट कर दिया है कि कौन सा कितना है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि हम स्वर की बात करते हैं। देखिए स्वर आपने मैंने बताया कि स्वर हिंदी में 11 होते हैं और संस्कृत में 13 होते हैं। तो हमें हिंदी पे चर्चा करते हैं, तो ये दोनों अक्षर को अयोगवाह कहा गया है। अंगा और आहा को अयोग, दोनों को मिलाकर अयोगवाह कहा गया है, जिसमें पहला अंग इसको अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग आप देखते हैं संस्कृत में सबसे ज्यादा यूज होता है, अनुस्वार का है। ये नासिक पे भी रखे जाते हैं, नासिक में भी आते हैं कि उच्चारण में नासिक से भी होते हैं अंग और आहा, ठीक है। चलिए तो पहले आते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, रिह, ए आए ओ आओ और अंगहा अलग हो गए। तो इतने जो 11 अक्षर हैं वो आपके मूल स्वर हैं, ठीक है, मूल स्वर हैं। अब हम स्वरों को ध्यान समझेंगे। स्वर को कई तरह से कई रूपों में बांटा गया है। देखिए कहीं पे उच्चारण के स्थान पर, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के रूप में और जिह्वा के रूप में कैसे बांटा गया है। कभी कभी सवाल इससे पूछे जाते हैं कि उच्चारण के रूप में स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण के रूप में स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ध्यान देंगे। पहला है आपका दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर,
ह्रस्व स्वर, फिर आपके दीर्घ स्वर और फिर आपके लुप्त स्वर। या ये आपके उच्चारण के आधार पर कितने स्वर हैं? 3 स्वर हैं। ह्रस्व स्वर जिसको आप लघु स्वर भी कह सकते हैं, दीर्घ स्वर जिसको बड़ा स्वर कह सकते हैं, और लुप्त स्वर जो हम आमतौर पे लिखे नहीं जाते लेकिन हैं स्वर। ठीक है, अब मैं बताता हूं ह्रस्व। ह्रस्व मतलब जो छोटे स्वर होते हैं, जैसे छोटा आप लिखते भी चलेंगे, छोटा, छोटी, छोटाऊ, ठीक है, और री, इनको हम ह्रस्व स्वर में रखते हैं। छोटा, छोटी, छोटाऊ और रे को हम किस में रखते हैं? ह्रस्व स्वर में रखते हैं। फिर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ठीक है, इनको हम किस में रखते हैं? दीर्घ स्वर में रखते हैं। ठीक, अब आते हैं ए, आए, ओ, आओ को भी हम दीर्घ स्वर में रखते हैं। लुप्त स्वर क्या होते हैं? ठीक है, ह्रस्व स्वर मैंने बता दिया, दीर्घ स्वर मतलब ये सब बता दिया। लुप्त स्वर, आप देखिए कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो उच्चारण में नहीं आते। जैसे आप देखे होंगे, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, आप देखे होंगे एक ऐसे लिखा जाता है ओम। अब ये कौन सा स्वर है? ये ओ को खींचने का काम कर रहा है, तो ये यहां पे ओम, ओम, ओ को लंबा खींचा, ओ को उतनी बार लिखा नहीं गया लेकिन ओ को उच्चारण को उतनी बार खींचा जा रहा है, तो इस खींचने की जगह पे हम इस तरह लिख देते हैं, कभी कभार इस तरह से ऐसे लिख देते हैं। इसको ये बताता है कि ये स्वर लुप्त है। यहां पर एक स्वर है जिसको लंबा खींचा जा रहा है और वो लुप्त है, इसी को कहा जाता है लुप्त स्वर। ओम में ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। चलिए अब जिह्वा के आधार पर देखते हैं। जिह्वा के आधार पर भी 3 होते भैया, क्योंकि जिह्वा के आधार का मतलब होता है कि जो जीभ के अग्रभाग से बोला जाए, जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाए और जो जीभ के पश्च भाग से बोला जाए। तो जीभ के 3 भाग से होते हैं, लिख देते हैं यहां पर, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, अब अग्रभाग देखते हैं। देखिए जो मध्य है, मध्य में केवल एक अक्षर आता है, छोटा। आप लिखते चलिएगा, मध्य में कौन सा स्वर आता है? छोटा। मध्य में छोटा आता है, छोटा आ को मध्य से, जिह्वा के आधार पर मध्य स्वर किसे कहा जाता है? छोटा आ को कहा जाता है। अग्र स्वर किसको कहा जाता है? आप बड़ी, छोटी, बड़ी, ए, आए, इनको कहा जाता है अग्रभाग से। छोटी, बड़ी, ए, आगे से बोला जाता है। और आ मतलब अंदर से, ओ, औ, ये जो स्वर हैं इनको बड़ा ऊ अंदर से खींचते हैं। ठीक है, तो ये जो स्वर हैं वो अंदर से खींचे जाते हैं, मतलब पीछे के भाग से निकलते हैं, तो ये आते हैं आपके पश्च भाग में। ठीक है, तो आपने अग्र, मध्य और पश्च भाग आपने देख लिया। ठीक है, स्क्रीन पे कुछ चल भी रहे होंगे, उसको आप देखते चलेंगे। चलिए, तो हमारा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर ये उच्चारण के तौर पे हैं। अग्र, पश्च और मध्य ये हमारे जीभ के आधार पर स्वर हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि कभी हमसे ये पूछा जाता है कि स्वर का उच्चारण स्थान बताइए, स्वरों का उच्चारण स्थान बताइए। तो आप देख रहे होंगे कि हमने सारे जगहों पे लिख रखा है कौन सा, बड़ा आ और छोटा आ। छोटा आ और बड़ा आ कहां से निकलता है? कंठ से। तो आपको याद रखना है कौन सा स्वर कंठ से निकलता है, छोटा और बड़ा। तालु से कौन सा निकलता है? छोटी और बड़ी। ओठ से कौन निकलता है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ऋषि मूर्धा से निकलता है, ध्यान रखिएगा, कंठ मतलब यहां से, तालु मतलब जीभ से, ओष्ठ मतलब ओठों के सहारे से, और मूर्धा मतलब जीभ को जब हम घुमाते हैं अंदर जहां छूता है वहां से मूर्धा। ठीक है, ये मैंने लिखा है ए एंड आई। ए और आई किससे निकलता है? काव ता, कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ और तालु से। ओ आओ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, छोटा इस तरह मैंने लिख रखा है ताकि पूरा जगह आपको न समझ में आए, जगह ज्यादा गोदागादी ना हो। ठीक है, अब अंगा अयोग वहा है। ठीक है, हमने पहले बता दिया था ये अनुनासिक से है। तो आपने देखा स्वर कंठ से, ये तालु से। देखिए यहां से ऐसे सवाल आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ से निकलता है, या कंठ से निकल, छोटा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा। तो सवाल एक चार्ट में सारा लिखा हुआ है, आप अगर ढूंढेंगे तो आपको फिर वर्णमाला के लिए कहीं से कुछ भी ढूंढना नहीं है, सारी चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। ठीक है, अब आते हैं, तो ये हमारी होगी पूरी की पूरी, क्या हो गया? स्वर की बात हो गई। अब हम आते हैं अपने व्यंजन पे। देखे होंगे व्यंजन को मैंने अलग अलग भागों में बांट रखा है। पहले का वर्ग, चा वर्ग। का वर्ग में काखा गघा आता है, चा वर्ग में आपका चाचा जाझा इया आता है, टा वर्ग में टाठा डाढ़ा आड़ा आता है, ता वर्ग में आपके ताथा दाधा ना आते हैं, और पा वर्ग में पाफा बाभा
मा आते हैं। जो इतने वर्ग वाले हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जो ये इतने वर्ग हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। अब स्पर्श व्यंजन मतलब बहुत हल्के सॉफ्ट व्यंजन समझिए एक हिसाब से। कह रहा है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। अब आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग, या जैसे या, रा, कौन सा स्पर्श व्यंजन, भाई इतने सारे व्यंजन भी नीचे छूट रहे हैं, तो आपसे कौन सा व्यंजन है। तो आपको ध्यान रखना कि इस वर्गों के जो होंगे, का से लेकर मा तक के जितने भी वर्ण होंगे, ये किसमें आएंगे, स्पर्श व्यंजन में आएंगे। ठीक है, यहां पे मैंने डा, ये दो अक्षर हैं, इसको उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, जो यहीं से उठे, लेकिन ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आकर के स्पर्श उच्छिप्त व्यंजन में आते हैं, उत्क्षित व्यंजन, सॉरी, उत्क्षित व्यंजन में आते हैं। बाकी का से लेके मा तक के जो वर्ण है, इस किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं भैया। तो अब हम एक एक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। का वर्ग, ध्यान रहे होगा, एक इतनी सी बात में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ये तो आपको समझ में, का खा गंगा आता है, ऐसे कोई भी आपसे वर्ग पूछा गया। का वर्ग का, पूरे का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। चा वर्गों का उच्चारण स्थान तालु है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, मैंने पहले क्लियर कर दिया। कंठ क्या है, तालु क्या है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऐसे इसको मूर्धा में रखते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा ये जो पांचवी स्तंभ है, ये जो पांचवा कॉलम है, इसको अनुनासिक में भी रखा गया है, नाक से निकलते हैं, अनुनासिक, नासिक के उच्चारण में रखा जाता है। तो बाकी का वर्ग वगैरह अगर टा वर्ग आता है तो पूरे को मूर्धा कहा जाएगा, लेकिन इसको अनुनासिक में भी रखा गया है। मान लिया अनुनासिक का ऑप्शन में नहीं रहता तब तो ये अपनी मूर्धा में है। ठीक है, जैसे टा वर्ग, तो आपका ता वर्ग किस में आ जाएगा, ता वर्ग आपका दंत में आ जाएगा। पा वर्ग किस में आ जाएगा, पा वर्ग आपका ओष्ठ में आएगा। तो ओष्ठ से निकलने वाले, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, तालु, कंठ, कंठ से का वर्ग, का से कंठ, तालु से चा वर्ग, टा से मूर्धा, द से दंत, ता आ जाएगा, और ये पा वर्ग पूरे ओष्ठ में आ जाएंगे। तो आपको इनका उच्चारण स्थान पता चल गया होगा। और इन्हें कौन सा व्यंजन कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसमें दो अक्षर और होते हैं, ये डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे, इसको उत्क्षित व्यंजन कहा जाता है। अब देख रहे होंगे, इतना तो स्पर्श व्यंजन की बात हमारी हो गई है। अब इसके ऊपर हमने कुछ और लिख रखा है, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प। ये अल्प जो लिखा है ना, इसको अल्प प्राण कहते हैं भैया, अल्प प्राण, महाप्राण। मैं इन शब्दों को पहले बता दूं आपको कि ऐसा क्यों लिखा गया है। ध्यान समझिएगा, एक एक फिगर को डिस्कस किया मैंने कहा ये जो पूरा स्तंभ है, ऐसे एरो के टाइप का, ये जो स्तंभ है, स्तंभ को अपना एक शब्दों का जो संग्रह है, इसके अपने भी कुछ नियम हैं। देखिए, अघोष पहले समझते हैं। अघोष किसे कहते हैं? अघोष का मतलब होता है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करें और गले में कंपन ना हो। सघोष का मतलब होता है जब किसी वर्ण का उच्चारण करें तो कंपन हो। अच्छा, इतना ज्यादा हम महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिंदी के लिए जो स्पेशलाइजेशन, जब शब्द को आप स्पेशलाइज पे करेंगे तब आपको वो पता चलेगा। हमें तो बस ऐसे काका गंगा याद कर लिया हम लोगों ने, है ना, तो ऐसा नहीं है कि बस जो भी है, बट लेकिन हमें तो एग्जाम पर्पज से देखना है, तो हमें बस एक काम रखना है कि याद करना है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है हिंदी पे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अघोष मतलब ये जो का पूरा स्तंभ है, ये पूरा स्तंभ है, का, चा, ये प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, इसको स्तंभ समझिए। ठीक है, ये प्रथम लाइन जो पूरा स्तंभ, प्रथम स्तंभ, का स्तंभ, खा स्तंभ, गा स्तंभ, घा स्तंभ, अंगा स्तंभ, ये जो स्तंभ है, ये पूरे दोनों, पहला और दूसरा लाइन, पहला और दूसरा स्तंभ, जिसे आप समझिए, पहला और दूसरा जो स्तंभ है, ये किस में आते हैं? अघोष। इनको क्या कहा जाता है? अघोष। का, चा, टा, ता, पा, फा, था, ठा, छ, ख, ये जो इतने वर्ण हैं, इन्हें अघोष कहा जाता है। फिर बाकी पहले और दूसरा स्तंभ अघोष है, बाकी के तीन स्तंभ सघोष हैं। ऐसे याद करेंगे। चार्ट, एक चार्ट आप ऐसे रख लेंगे, इसी तरह जिस तरह मैंने बना रखा है, एक चार्ट आप एकदम हूबहू ऐसे बना लेंगे। क्लास एक बार पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बार दो बार आप पढ़ेंगे तो बातें आपको एकदम क्लियर होती नजर आएंगी। पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ अघोष है, और अघोष मैंने बताया जिसके उच्चारण में कंपन ना हो, गले में, कंठ में कंपन ना हो। सघोष मतलब जिसके उच्चारण में गले में कंपन होता है, जैसे आपका तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ और पांचवा स्तंभ। ठीक है, ठीक। अब चलिए, अब ये क्या लिखा है? अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। देखिए, एक एक अल्टरनेट, पहले के बाद तीसरा, फिर आप देखिए पहला,
तीसरा और पांचवा के साथ एक एक छोड़कर, ये आपको एक एक छोड़ करके अल्प प्राण लिखा है। अल्प प्राण, पहला, तीसरा और पांचवा, दूसरा और चौथे को महाप्राण लिखा गया है। क्या होता है अल्प प्राण? जब हम किसी शब्द को उच्चारित करते हैं और जिसमें ज्यादा पावर लगे, अल्प प्राण मतलब श्वसन, जिसे प्राण का मतलब यहां श्वास से संबंधित है, जिसमें ज्यादा सांस, क हल्का सा, ख ग घ, तो देखिए एक में थोड़ा सा लगा, एक में ज्यादा समय, तो उसमें सांस को हम छोड़ते हैं। तो जिसमें हम कम सांस छोड़े या कम सांस की जरूरत हो उसको कहते हैं अल्प प्राण, जिसमें ज्यादा सांस की जरूरत होती है उसको कहते हैं महाप्राण। इस पे सवाल भी आते हैं, आपको कोई भी वर्ण लिख देगा और कहेगा, आपको लिख देगा निम्नलिखित में कौन सा अल्प प्राण है, और आपको छांटना होगा कौन सा अल्प प्राण नहीं है, तो बाकी सब महाप्राण के दे देगा, कोई उसमें एक अल्प प्राण का होगा। तो ध्यान रखना है कि पहला स्तंभ, तीसरा स्तंभ और पांचवा स्तंभ जो ऑड है, मतलब 1 3 5, ये अल्प हैं, छोटे हैं, और दूसरा जो सम वाले हैं ये महाप्राण हैं, अल्प प्राण और महाप्राण है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन में इतनी सारी बातें थी। ठीक है, अच्छा देखिए उच्छिद व्यंजन है, इस पे समझ नहीं, लेकिन ये जहां पे आ रहे हैं उसी में इसको रखा जाएगा। ठीक, अब देखिए आ जाते हैं हम यहां पे या, रा, ला, वा में। अंतस्थ व्यंजन, शांत व्यंजन होते हैं, बहुत सॉफ्ट व्यंजन, जिसे आप जानते बीच के होते हैं। जैसे एक होता है नॉर्मल मिजाजी, एक होता है गर्म मिजाजी, और एक बीच के मिजाजी होते हैं। वो बीच वाले मिजाज अंतस्थ व्यंजन वाले होते हैं। देखिए ऊपर स्पर्श है, हल्के वाले, इसके नीचे क्या है, उष्ण व्यंजन है, गर्माहट रखने वाले, और बीच में बेचारे ये ना गर्मी में है ना ठंडी में है। ठीक है, तो या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, इस चारों अक्षर को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये बॉक्सिंग जो की है मैंने, इसको सघोष के प्रोस्पेक्टस से किया है, सघोष के लिए। ठीक है, तो या, रा, ला और वा, ये जो है इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन में ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में कौन से 4 ही अंतस्थ व्यंजन हैं, कौन से हैं, या है, रा है, ला है और वा है, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार उष्ण व्यंजन 4 हैं, कौन से हैं, सा, फिर पचकड़ वाला सा, फिर छोटा सा, फिर हा, ये 4 व्यंजन जो है वो आपके उष्ण व्यंजन है। और देखिए संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्री वाला सा, श्री वाला सा। तो पहले हम अंतस्थ व्यंजन पे बात कर लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और दूसरी चीज स, ख, स, ह ये उष्ण व्यंजन होते हैं। देखिए दोनों के साथ मैंने कॉपरेट करके मैंने यहां बीच में एक अक्षर लिख रखा है ता, यहां पे लिख रखा है मा, और यहां पे लिख रखा है दा। समझिए ये दोनों हैं क्या, या, रा, ला, वा और शा, हा, ये जो 4-5 अक्षर हैं इसको सघोष कहा जाता है। मैंने पहले क्लियर कर दिया सघोष किसे कहते हैं। तो या, रा, ला, वा ये सघोष हैं। बाकी आपने पता किया होगा तीसरा, चौथा और पांचवा स्तंभ सघोष है। ठीक, सा, ख, शा ये अघोष हैं, श और पचकड़े वाला शा और छोटा सा, ये जो तीनों सा हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, अघोष हैं। क्या है, अघोष। और दूसरी चीज इन तीनों को, इस पूरी लाइन को ध्यान संगे, इसको संघर्षी कहा गया है। क्या कहा गया, संघर्षी व्यंजन भी कहा गया है। ठीक है, तो शा, ख, शाह कैसा व्यंजन है आपका, अघोष व्यंजन है। जबकि या, रा, ला और वा और हा ये आपके कैसे व्यंजन है, सघोष व्यंजन है। बाकी आपको ये पता है कि उष्ण व्यंजन, और बिल्कुल चार्ट को एकदम अगर एक बार आप ऐसे बना के रख लेंगे तो इसको दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम ध्यान रखिए। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ध्यान रखिए व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए गए हैं, ये 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए गए हैं। देखिए मैंने कितनी ध्यान से रखेंगे, का जो है ये जो छ है, छत्रज्ञ वाला छ, ये का और शा से बनाया गया है। त्रा जो है ता और रा से बनाया गया है। जा जो है जा और इया से बनाया गया है। और श्रीवास्तव वाला श्रा जो है वो शा और रा से बनाया गया। ध्यान रखने वाली बात है, आपसे कभी इसका संधि विच्छेद करके पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, का के पहले अक्षर के साथ हलंत होता है, दूसरे अक्षर के साथ हलंत नहीं होता। कभी कभार यही सवाल ऐसे लिख कर दे दिए जाते हैं कि का के साथ भी हलंत लगा के देगा, का छोड़कर शा के साथ हलंत लगा देगा, दोनों के साथ नहीं लगाएगा, या जो सही है उसके साथ। तो आपको यहां पे कंफ्यूजन ना हो, पहले अक्षर ही के साथ हलंत लगा होता है, दूसरा अक्षर एकदम फ्री होता है। ध्यान रखिएगा, ये चारों पॉइंट्स होंगे, इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये रहा आज आपका वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, और इसमें व्यंजन में प्रकार पूरा देखा। यहां पे 2 अक्षर मैंने लिख रखा है या और वा।
ध्यान रखिए, इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अर्ध दो अक्षर ऐसे हैं जो व्यंजन होते हुए भी अर्ध स्वर व्यंजन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर व्यंजन कहा जाता है। देखिए, या किससे बनता है? या बनता है आपका ई और आ मिला करके या बनता है। और वा किससे बनता है? ई और क्या नाम है, सॉरी, ई और आ, वा, ऊ और आ मिला करके वा बनता है। ध्यान रखेंगे, छोटी ई और आ को मिलाकर या बनाया जाता है, ये बनाया गया है। इसको कहा जाता है अर्ध स्वर व्यंजन। ई और आ मिला करके या, और ऊ और आ मिला करके क्या बनता है? वा बनता है। तो ये दो स्वर हैं, इसको कहा जाता है अर्ध स्वर व्यंजन। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। पूरा कंप्लीट चार्ट मैंने बना रखा है, आप ऐसे ही चार्ट बनाइए। पूरी सारे आप क्वेश्चन कहीं भी किसी भी पेपर से उठा लीजिए, मेरा पूरा एनालिसिस है इस पर। आपके 100% जो वर्णमाला पे आधारित क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे प्रश्न यहां से आपको मिलेंगे, ये पूरी गारंटी है। तो बस आप इसको पढ़ते रहिए और हमारे साथ लगे रहिए। अभी और सारे हिंदी के भी कई वीडियो बनाएंगे, और हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, कोई हिंदी पर नहीं, बहुत ऐसा संक्षिप्त वीडियो बनाएंगे हर एक सेक्शन पे कि आपके काम की चीजें मिल जाएं, आपका पेपर 100% सॉल्व हो। आपको ट्रिकी वे पर हम सारा पूरा कंप्लीट वर्णमाला, जिस तरह संधि है, समास है, सब कुछ हम आपको पढ़ा देंगे। कहीं से भी कुछ भी आपको अलग से हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।